बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने सेल के ऑर्गेनल्स पे एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सेल जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है लाइफ का। जब आप कहते हैं कि सेल एक कंप्लीट यूनिट है लाइफ का, तो इससे मुराद हमारी ये होती है कि सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेल के पास हर वो स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो उसे मुख्तलिफ काम करके देता है ताकि सेल सरवाइव कर सके खुद ही। ठीक, हमने इसमें देखा न्यूक्लियस था जो सेल को कंट्रोल करता है, उसे बताता है कि किस वक्त क्या चीज बननी है। इवन सेल ने डिवाइड कब करना है यह भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल था जिसे आपने डीएनए कहा था। असल में डीएनए ये सब कंट्रोल करता है, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फिर हमने देखा कि बिल्कुल सेल के बाहर एक बाउंड्री थी जो उसको डिफाइन करती है, जिसे आपने सेल मेम्ब्रेन कहा था। जैसे आपके कमरे की दीवार हैं, अगर आपके क्लासरूम की दीवार ना हो तो आपका क्लासरूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक क्लासरूम को दूसरे क्लासरूम से बीच की जो दीवार है वो डिवाइड कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही सेल है, सेल की बाउंड्री है जो कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है तो सेल है। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि जो सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान वाली सारी जगह को हमने साइटोप्लाज्म कहा था। याद है? साइटोप्लाज्म में अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जिन्हें आप सेल के ऑर्गेनल्स कहते हो। अगर हम ऑर्गेनल्स को निकालें तो बाकी का जो साइटोप्लाज्म है उसे हमने साइटोसोल कहा था। ठीक है, साइटोप्लाज्म में से अगर आप ये ऑर्गेनल्स निकाल दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, अभी हम आज कुछ और भी पढ़ेंगे, तो पीछे आपके पास जो पोर्शन रहता है साइटोप्लाज्म का उसे आप साइटोसोल कहते हो। और अगर आप साइटोसोल में सेल के ये ऑर्गेनल्स भी मिला दो तो आप इसे साइटोप्लाज्म कहते हो। अब हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल को प्रोटीन्स और लिपिड्स बना के दे रहा था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच था जिसे आपने राइबोसोम कहा था। राइबोसोम थे जो प्रोटीन बनाते थे और बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उस प्रोटीन में कुछ चेंजेस करता था और उन्हें भेज देता था गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रही थी, इन्हें आपने ट्रांसपोर्ट में वेसिकल का नाम दिया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जब प्रोटीन बनाता है, लेट्स से अगर आपके पास यहां पे ये प्रोटीन है, तो वो करता क्या है कि वो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन की कवरिंग बनाता है और इसे वेसिकल की शक्ल में गोल्जी ऑपरेटर्स को देता है। ये जो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। गोल्जी ऑपरेटर्स का हमने पढ़ा कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है कि ये जो प्रोटीन है ना यहां पे, इसके अंदर चेंजेस करता है और चेंजेस करने के बाद उसको पैक करता है और पैक करके फाइनली उसे खुद से अलग कर देते हैं। ये जो अब आपके पास छोटी छोटी वेसिकल्स गोल्जी ऑपरेटर्स से बनी है, इन्हें हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में क्या होता है? इन वेसिकल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो गोल्जी वेसिकल्स बनी है ना, इनकी आगे दो फेट्स हैं, यानी कि ये दो जगहों पे जा सकती है। या तो आप देखोगे ये सेल के अंदर रहेंगी, सेल के अंदर ही इनका फंक्शन होगा, या फिर आप देखोगे इन्हें सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ये देख रहे हो कि वेसिकल आई है और आके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई है। जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज की है तो इसने अपने अंदर मौजूद प्रोटीन्स को सेल से बाहर रिलीज कर दिया। अब ये प्रोटीन सेल के बाहर यूज होंगी, लेकिन मैंने बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो वेसिकल बनती है ये सेल के अंदर ही रहती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स से वेसिकल बनी जिसके पास प्रोटीन्स हैं, अगर ये सेल के अंदर ही रहे, ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये सेल के अंदर ही रहे, तब आप इसे एक और नाम देते हो और इसका नाम तब कहलाता है
लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? ये भी सेल के ऑर्गेनल्स ही हैं, ये भी सेल का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे कौन बना रहा है? गोल्जी ऑपरेटर्स। ये असल में आपके पास एक गोल्जी वेसिकल है। कौन सी गोल्जी वेसिकल है? जो सेल के अंदर ही रहेगी, ये सेल से बाहर रिलीज नहीं होती। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसका काम क्या है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग खुद पढ़ लोगे जब आपके पास स्लाइड आएंगी। साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है, क्रिश्चियन डी ड्यूफ साइंटिस्ट था जिसने 1950 में इन्हें डिस्कवर किया। हम ये छोटी छोटी बातों को स्किप करते हैं, ये आपके लिए, आप इन्हें इजीली पढ़ लोगे। आ कहां से रही हैं? ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनाई और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल आई गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। गोल्जी ऑपरेटर्स ने जब गोल्जी वेसिकल बनाई, ये गोल्जी वेसिकल जो सेल में रहेगी, हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? लाइसोसोम। अब हमने देखना है कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है। फरहान स्कूल जो है, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, जरा मैं इसे कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सा होल्ड करें। अब आप लोगों ने देखना है कि लाइसोसोम क्या करेंगे। देखो, हमने शुरू में ही कहा सेल कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये खुद सरवाइव कर सकता है। खुद सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि सेल के अंदर डाइजेशन भी हो। डाइजेशन समझते हो? फूड की ब्रेक डाउन करना। आप खाना खाते हो ना, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही सेल के पास भी कुछ होना चाहिए जो सेल को उसका फूड डाइजेस्ट करके दे। ये बात पिक कर रहे हो? तभी सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगा ना, कि वो हर अपना फंक्शन खुद करता है। तो सेल में चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए फिर लाइसोसोम होता है जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स से बनता है। अब जरा देखना लाइसोसोम क्या करता है। इमेजिन करो सेल के बाहर से फूड आ रहा है, देख रहे हो ग्रीन कलर में, ये फूड है जो सेल के बाहर से आया। सेल इसे क्या करता है? इनगल्फ करता है। आसान अल्फाज में सेल इस फूड को खा जाता है और ये फूड आ जाता है सेल के अंदर। अब जरा देखो, जब ये फूड सेल के अंदर आता है तो हम इसे नाम देते हैं फूड वैक्यूल का। देख रहे हो, फूड जब सेल में आ गया तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन की कवरिंग है। ये देखो, इसको मेम्ब्रेन की कवरिंग से पैक किया गया, हमने इसे नाम दिया ये फूड वैक्यूल है। अब जरा आपने देखना क्या होगा, लाइसोसोम्स इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। लाइसोसोम आएगा, ये देखो, और आके इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज कर गए। फ्यूज करने से मतलब यह है कि लाइसोसोम और फूड वैक्यूल मिल गए हैं। अब वो जो लाइसोसोम के एंजाइम्स थे ना, वो एंजाइम इस फूड के साथ मिक्स हो गए हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, इनमें ये खुसूसियत होती है कि ये फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। इन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक से मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, चीजों को तोड़ना। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं। इसलिए हमने इन एंजाइम का नाम रखा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एंजाइम किस में होते हैं? ये एंजाइम लाइसोसोम्स में होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि जब भी बाहर से फूड आता है तो लाइसोसोम्स उसके साथ फ्यूज होते हैं, अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस फूड के साथ मिक्स करते हैं और ये एंजाइम फूड की ब्रेक डाउन कर देते हैं। दूसरा काम देखो लाइसोसोम्स का, आपके पास सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटर्स है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी भी लाइफ होती है, कुछ टाइम तक ये काम करते हैं, उसके बाद सेल को इनकी जरूरत नहीं होती, ये पुराने हो जाते हैं। अब जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सेल ने इनको भी ब्रेक डाउन करना होता है, क्योंकि ये सेल के किसी काम के नहीं रहे। तो सेल अपने ही ओल्ड स्ट्रक्चर्स की लाइसोसोम्स के साथ मिलकर ब्रेक डाउन करता है। एक फंक्शन लाइसोसोम का क्या, कि जो फूड बाहर से आ रहा है
इस फूड की ब्रेक डाउन करनी है। दूसरा काम लाइसोसोम का होता है कि जो सेल के ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, इनको भी ब्रेक डाउन करना है। तो लाइसोसोम फिर क्या करते हैं, ये देखो, लाइसोसोम आते हैं और आके सेल के ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज करते हैं, यानी अपने एंजाइम उसके साथ मिक्स कर देते हैं। अब सेल के लाइसोसोम के एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इनका काम चीजों की तोड़फोड़ करना है। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिर इस ओल्ड स्ट्रक्चर को, ये ओल्ड स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्जी ऑपरेटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेल लाइसोसोम के एंजाइम इस ओल्ड स्ट्रक्चर की भी ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सेल को इससे निजात मिले। तो ये भी आपके पास लाइसोसोम का फंक्शन है। बाहर से आने वाली चीजों की डाइजेशन भी करनी है, और सेल के अंदर जो चीजें पुरानी हो गई हैं, घरों में करते हो ना, स्कूल्स में करते हो, चेयर्स टूट जाती हैं, पुरानी हो गई है, रिपेयर करते हो, तब भी अगर इस्तेमाल में नहीं आती तो वेस्ट कर देते हो, यानी उससे छुटकारा हासिल करते हो। सेल को भी ऐसे ही चाहिए होता है कि जो सेल के स्ट्रक्चर पुराने हो गए हैं, अब वो सेल के किसी काम के नहीं है। फिर लाइसोसोम्स आते हैं और आके उनकी तोड़फोड़ करके सेल के लिए जगह खाली करते हैं ताकि सेल नए स्ट्रक्चर्स बनाए और उनसे काम ले सके। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन था, ध्यान से सुनना है आप सबने, ये जो सेकंड फंक्शन था जहां लाइसोसोम्स ने अपने ही सेल के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया था, हम इस प्रोसेस को कहते हैं, मैं ऊपर करके यहां लिखता हूं, ऑटोफेजी। ठीक है, ऑटोफेजी का मतलब है कि सेल लाइसोसोम्स की मदद से अपने ही स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन कौन से स्ट्रक्चर्स? ओल्ड स्ट्रक्चर्स, जिनकी सेल को अब जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों आपके पास लाइसोसोम्स हैं। फ्रांस स्कूल जो है, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। अब पूछो क्या क्वेश्चन है। ये देखो आपके पास यहां जिफ है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, इसको जूम करें। आपने देखना है कैसे फूड बाहर से आता है और इसे फूड वैक्यूल की शक्ल में सेल के अंदर एंटर किया जाता है। ये देख रहे हो, सेल की एक मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाती है इसके अराउंड, और ये अब आपके पास है फूड वैक्यूल। अब आपने देखना है कि किस तरह से इसकी डाइजेशन होगी। ये भी एक जिफ है जो मैं चलाना चाह रहा हूं, इसको आप चलाएं। इतने में मैं फ्रांस स्कूल सिस्टम जो है इनसे क्वेश्चन लेता हूं। होल्ड करें, ये चलेगी, कुछ सेकंड लेती है। हाँ जी बॉयज, पूछे क्या पूछना चाह रहे हो। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछे। ये 7 एनिमेशन देखो स्क्रीन पे, किस तरह से लाइसोसोम जो है वो बाहर से आने वाले फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं और उनके एंजाइम उसकी डाइजेशन करते हैं। इसको दोबारा चलाएं। आप पूछें बॉयज, क्या पूछना चाह रहे हो। बच्चों आप टाइप करो, बॉयज आप टाइप करो। आपकी वॉइस में ना इको बहुत ज्यादा है, यहां आवाज बहुत फैल के गूंज के आ रही है। आप लोग टाइप करें। लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल शेखुपुरा। जी बच्चों, आप स्क्रीन पे देखें बाकी सब। सर जी, जब ये होते हैं लाइसोसोम खुद ऑल्ट हो जाए तो क्या ये खुद की ब्रेकडाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़े खतरनाक होते हैं। आप इमेजिन करो कि इनके पास है चीजों की तोड़ फोड़ करने वाले एंजाइम्स। अगर लाइसोसोम किसी वजह से डैमेज हो जाए तो ये एंजाइम सेल में फ्री रिलीज हो जाते हैं। जब ये फ्रीली रिलीज होते हैं तो ये सेल को बड़ा नुकसान देते हैं। तो सेल को फिर लाइसोसोम को भी ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन लाइसोसोम जो है ना, अगर मैं आपको इनकी रियल फंक्शन बताऊं तो इनका इतना लाइफ स्पैन ही नहीं है। इनका काम क्या है? बाहर से आने वाली चीजों की तोड़फोड़ करना। अब जब ये चीजों की तोड़फोड़ कर रहे होते हैं तो आपने इसमें नोटिस नहीं किया, इनका अपना वजूद तो रहता ही नहीं है। तो वो जो बच्चे का क्वेश्चन है कि ये जब पुराने हो जाएंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये लाइसोसोम है, ये फूड पार्टिकल के साथ मिला, उसको डाइजेस्ट कर दिया, इसका काम खत्म। ठीक है,
फरहान स्कूल वाले पूछना चाह रहे हैं वेजिकल क्या होती है। वेजिकल ये देखो, ये भी आपके पास जो फूड एंटर होगा ये वेजिकल है। वेजिकल हम कहते हैं जब भी सेल अपनी किसी चीज के अराउंड मेम्ब्रेन की कवरिंग करते, ठीक है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि जब भी, इसको चलाएं, ये देखो, ये चीज सेल में एंटर हुई, सेल ने क्या किया है, इसके अराउंड अपनी एक कवरिंग बना दी है। ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, इसे हम वेजिकल कहते हैं। अगर आप गौर से देखो तो लाइसोसोम्स भी तो वेजिकल्स ही है ना। मैंने भी आपको बताया कि गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन्स के अराउंड एक मेम्ब्रेन की कवरिंग करता है और इन्हें वेजिकल्स की शक्ल में रिलीज कर देता है। आप इन्हें कहते हो गोल्जी वेजिकल। जब ये गोल्जी वेजिकल सेल में ही रहती है तो आप इसे लाइसोसोम कहते हो, ठीक है। लास्ट में हमारे पास राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में इधर जो है सेंट्रियोल है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी आएंगे। सेंट्रियोल्स क्या हैं ये देखो, आपके पास ये सिलेंडर शेप के होते हैं। सिलेंडर से मतलब है जैसे आप अपनी सराउंडिंग में पाइप देखते हो, यूं आपके पास एक होलो पाइप है सेंट्रियोल, लेकिन ये एक नहीं है, दो होते हैं। हमेशा सेल में ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर डिटेल से देखो ना तो इसके अंदर मजीद, अगर मैं आपको यहां दिखा सकूं, ये देखो, ये अब एक सेंट्रियोल को आपने गौर से देखना है। आप इस पाइप को देखोगे तो आपको पता लगेगा इस पाइप के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 3 छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जो मिलके एक बड़ी ट्यूब बना रहे हैं, देख रहे हो। और इस तरह की 9 ट्यूब्स होती हैं। अगर आप इन्हें काउंट करना चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 ट्यूब्स होती हैं जो मिलती हैं और एक पाइप की शक्ल में, सिलेंडर की शक्ल में आ जाती हैं। आप इसे कहते हो सेंट्रियोल। अब वो जो एक ट्यूब है ना, जब आप उस एक ट्यूब को देखते हो तो आपको पता लगता है इसमें मजीद 3 ट्यूब्स हैं, देख सकते हो। तो हर एक ट्यूब में 3 ट्यूब्यूल्स हैं, इस तरह की 9 ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, तो ओवरऑल 27, देख रहे हो, 9 ट्यूब्यूल्स हैं। हर एक में कितनी है, 3, तो 9 में कितनी होंगी, टोटल 27। ये जो एक आपके पास स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बच्चों सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल करता क्या है, ये देखो, येलो कलर के फाइबर्स देख सकते हो। सेंट्रियोल से स्पेशल फाइबर्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। आपके पास स्लाइड पे इस प्रोटीन का नाम भी आ रहा है जो सेंट्रियोल बनाती है। सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या है, इसका काम स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है तो ये सेल के क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल के क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। हमने अगर याद हो लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेल तब डिवाइड करता है जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस तब डिवाइड करेगा जब उसके ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब जब सेल डिवाइड करेगा सेंट्रियोल की जरूरत पड़ेगी। सेंट्रियोल होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स अलग होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, हमारी ग्रोथ होगी। ये आप देखते हो छोटा सा बच्चा होता है और वो आपके पास 5 फुट का 6 फुट का इंसान बन जाता है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा होता है। और सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनल है प्लास्टिड। जी, लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल, गुड, आप लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी है। क्विकली बच्चों, टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है अनफॉर्चुनेटली। बायो का लेक्चर इसको हम जरा मैनेज करते हैं, ये ऑलरेडी लेट हो जाता है पिछले लेक्चर की वजह से। जल्दी, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल।
अनम्यूट करें जी इन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम जी सर। सेंट्रियोल की लोकेशन ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म के दरमियान किसी जगह पे होती है, ऐसे ही है? न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़ा होता है। पास पड़ा होता है। अब जो हमारे पास क्रोमोसोम्स बनते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है तो बनते हैं। जी। तो फिर जब ये डिवीजन प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसकी उधर शिफ्टिंग का ये प्रोसीजर ये कैसे होता है? सर असल में ऐसे है कि हमारा अगला चैप्टर है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, वहाँ हमने डिटेल पढ़ना है। मैं इसलिए बच्चों को बड़ा लिमिटेड रह रहा होता हूँ ताकि हम टाइम टू टाइम करें। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वहाँ इन बच्चों ने बड़ा डिटेल पढ़ना है। हमारे पास बच्चों आप सब ने सुनना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ क्लिक करें स्क्रीन पे। हमारे पास एक सेल है, सेल में है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के पास यहां कहीं सेंट्रियोल पड़े हुए हैं। अच्छा, जो सेंट्रियोल की लोकेशन होती है ना, जहां पे सेंट्रियोल्स होते हैं और इसका ऑपरेटर सारा पड़ा होता है, आसान अल्फाज में इसका सारा ऑपरेटर्स पड़ा होता है, इसको आप सेंट्रोसोम बोलते हो। अब होता यह है, जैसे सर ने क्वेश्चन किया, हमारे क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर है लेकिन सेंट्रियोल कहां है? न्यूक्लियस से बाहर है। तो ये फिर अपना काम कैसे करते हैं? इनका काम क्या है? क्रोमोसोम्स को अलग करना। अब बीच में इनके एक दीवार है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसा कैसे होता है कि सेंट्रियोल जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं? तो आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है ना, तो इसका न्यूक्लियस पहले खत्म किया जाता है, यानी इसके क्रोमोसोम्स को डायरेक्टली सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज किया जाता है। क्यों? ताकि बाहर पड़े हुए सेंट्रियोल्स इन क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स फिर क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसा हमने पीछे देखा, उन्हें अलग करते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं ना, तो इनके अराउंड नए न्यूक्लियस बनते हैं। जब नया न्यूक्लियस बनता है, फिर आप कहते हो अब एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए हैं, अब सेल को डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, सेंट्रियोल न्यूक्लियस से बाहर है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होगी? ये वाली इंटरेक्शन। तो उसका फिर हल ये निकाला जाता है, आर्जी तौर पे न्यूक्लियस खत्म किया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज होती है उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है। तब आप देखते हो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ राब्ते में आ जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अच्छा क्वेश्चन था। चले जी, अब हम जो सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे आप कहते हो प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड जो है इसके बारे में आप बच्चों लिख लो अपनी बुक पे, ये एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ प्लास्टिड प्लांट सेल्स में होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मिला के आप प्लास्टिड कहते हो। ठीक है, प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मिला के हम प्लास्टिड कहते हैं। इनमें से एक स्ट्रक्चर को ना हम बहुत जानते हैं, हमने उसका काफी जिक्र सुना हुआ है, और वो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक तरह का प्लास्टिड है। और प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड वो होते हैं जिनके पास पिगमेंट्स होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, असल में जनरल टर्म है प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अगर ऐसा प्लास्टिड जिसमें ग्रीन पिगमेंट हो, हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जरा मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, एनिमेशन। ठीक है, आज हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। फंक्शन सिंपल है कि इसने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करवानी है। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, हमारे पास आगे जाके एक पूरा चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। ये देखो जल्दी से, ये आपके पास इस तरह से ना एक वेजिकल होती है, छोटा सा एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है
सेल के साइटोप्लाज्म में। किस सेल के? प्लांट सेल के। अभी मैंने बताया ना ये प्लांट में होता है। अच्छा, जब आप इसको डायसेक्ट करके देखते हो तो आपको पता लगता है इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, देख सकते हो। अगर थोड़ा सा खुद को याद करवाओ, हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि उनमें भी दो दो मेम्ब्रेन्स थी। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आता होता है एग्जाम में। न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन थी, फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, अब हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन्स हैं। लेबल करके दिखाऊं, ये देखो, एक ये मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ है और दूसरी ये मेम्ब्रेन है जो बाहर की तरफ है, देख रहे हो। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये आपके सेल में ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। अब जरा आप देखो इसको कि अंदर ना इसके ये जो खाली जगह होती है इसको आप कहते हो स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। ये खाली आपको दिखने में खाली दिखाई जाती है, वरना यहां पे लिक्विड होता है, ये लिक्विड पोर्शन होता है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था ना, हमने न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है जो इसका अंदर लिक्विड पोर्शन होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखो, आपको इसके अंदर मजीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना इसके, इन्हें हम बच्चों थैलाकोइड कहते हैं, THYLAKOID, थैलाकोइड्स। अब जरा गौर से देखो, ये थैलाकोइड्स अकेले नहीं पड़े हुए, बल्कि बहुत से थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। ये जब थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं तो हम इन्हें ग्रेनम कहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हो, सिक्के हो, एक कॉइन जो है वो थैलाकोइड है, लेकिन अगर आप 10 कॉइन्स ऊपर नीचे रख दो, उनका छोटा सा मीनार बना दो, कॉइन के ऊपर कॉइन, उसके ऊपर एक और कॉइन, वो जो एक छोटा सा मीनार बनेगा ना कॉइन्स का, उसे आप कहते हो ग्रेनम। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, डबल मेम्ब्रेन है, अंदर जो लिक्विड पोर्शन है उसे हमने स्ट्रोमा कहा, फिर उसके अंदर मजीद छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आप कहते हो थैलाकोइड। जब थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होते हैं तो आप इन्हें ग्रेनम कहते हो। अगर आप लोग यहां देख सको, ये उसको डायसेक्ट किया हुआ है, काटा हुआ है थैलाकोइड को, तो आपको यहां पे कुछ कलरफुल डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ये कलरफुल डॉट्स हैं, ये असल में वो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। ये वो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नजर आता है। ये सारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो थैलाकोइड होता है, थैलाकोइड के अंदर आप देखते हो आपको एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, हम इस पिगमेंट को नाम देते हैं क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। हम इसको वाइंड अप करने लगे। ये सारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को आप कहते हो क्लोरोफिल। असल में ये जो ग्रीन पिगमेंट है ना, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, और जब ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर्स हैं, बाहर उसके दो मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर उसके लिक्विड पोर्शन स्ट्रोमा है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे आपको कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें आप थैलाकोइड कहते हो। और जब थैलाकोइड एक मीनार के अंदर अरेंज होते हैं तो आप इसे ग्रेनम कहते हो। ये क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद इनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना है। तो प्लांट इस स्ट्रक्चर की मदद से फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है। इसको यहीं स्टॉप करते हैं, स्लाइड्स पे आओ। हमारे पास दो और पिगमेंट्स होते हैं। मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि आपके पास तीन तरह के पिगमेंट्स हैं। एक हमने पढ़ लिया है क्लोरोप्लास्ट,
दो जो है वो हम कल पढ़ेंगे। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, वो था क्लोरो, ये है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा आपके पास है ल्यूकोप्लास्ट। ये दो ऑर्गेनल, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसके साथ हमने एंड पे वैक्यूल पढ़ना है और साइटोस्केलेटन पढ़ना है। यहां पे हमारा ये एक लेंथी एसएलओ है जिसे हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं, ये कल कंप्लीट होगा। आज का लेक्चर आपका इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर ब्रेक टाइम है। कोई क्वेश्चन अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन हैव योर ब्रेक। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 11:40 पे स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।